हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की क्रियाविधि के बारे में, यानी भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। इससे पहले हमने पाचन तंत्र की संरचना, आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हम ध्यान देंगे आज के हमारा टॉपिक रहेगा वो भोजन का पाचन। देखिए ध्यान दे, भोजन का पाचन कहाँ पर प्रारंभ होता है। तो भोजन का जो पाचन होगा वह भोजन का पाचन होता है, वह आपको ध्यान रखना है किसके अंदर संपन्न होगा। तो आपको ध्यान रखना है आहार नाल के अंदर संपन्न होता है, यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों से होता है। और किस विधियों से होगा? यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा संपन्न होता है। तो यांत्रिक और रासायनिक विधियों के द्वारा आपको ध्यान रखना है किसमें संपन्न होगा? विधियों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार से विधियों के द्वारा इन्हें सरलीकृत पदार्थों के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और जिन्हें सरलीकृत पदार्थों में परिवर्तित करके और अवशोषण योग्य पदार्थों के रूप में बदला जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो भोजन का पाचन यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों के द्वारा संपन्न होता है। और भोजन का जो यांत्रिक और रासायनिक पाचन होता है वह आहार नाल के विभिन्न भागों, आहार नाल के भीतर होता है। किसके अंदर भीतर होगा? आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं जो विभिन्न अंग होते हैं उनके द्वारा संपन्न होगा। विभिन्न अंगों एवं आपको ध्यान रखना है पाचक ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है। पाचन ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भोजन होगा उसका पाचन होता है वह विभिन्न अंगों एवं पाचन ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित एंजाइमों द्वारा संपन्न होता है। यानी इनके द्वारा क्या स्त्रावित होते हैं? एंजाइम। और स्त्रावित एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों के द्वारा क्या होता है? संपन्न होता है। द्वारा स्त्रावित एंजाइमों के द्वारा संपन्न होता है। एंजाइमों से संपन्न होता है या एंजाइमों के द्वारा संपन्न होता है, यह हमें ध्यान रखना है। तो पाचन की क्रियाविधियों की विभिन्न प्रकार की एंजाइमेटिक क्रियाविधि होती है और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों से भोजन का पाचन होता है। और भोजन का जो एंजाइमों से पाचन होता है उस पाचन में आप देखेंगे जैसे कि भोजन के अंदर खंड होते हैं, वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसके पाचन के लिए कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं? तो आप ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? अमाइलेज। कई बार एमिलेज भी लिख दिया जाता है। अमाइलेज एंजाइम हो गया। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जैसे माल्टोज का पाचन करने के लिए माल्टेज एंजाइम चाहिएगा, सुक्रोज का पाचन करने के लिए सुक्रेज एंजाइम चाहिएगा, इसी ये अब लैक्टोज का पाचन करने के लिए लैक्टेज एंजाइम। तो ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन से संबंधित एंजाइम होते हैं। इसी प्रकार से भोजन के अवयव होते हैं, वह कौन से होते हैं? तो आप कार्बोहाइड्रेट के बाद में वसा होती है, और वसा होती है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? तो वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम चाहिए। फिर उसके बाद में भोजन के अंदर अवयव होता है वो कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन होता है उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम चाहिए पेप्सिन एंजाइम। और कौन सा एंजाइम चाहिए? ट्रिप्सिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। और कौन से? तो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की आवश्यकता होती है। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज इत्यादि एंजाइम होते हैं। तो इन एंजाइमों के द्वारा संपन्न होगा। इसी प्रकार से भोजन के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उस न्यूक्लिक अम्ल का पाचन किसके द्वारा होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल होगा उसका पाचन न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा होता है। कौन से एंजाइम के द्वारा? न्यूक्लियेज एंजाइम होगा, उस न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा पाचन संपन्न होता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि भोजन का पाचन यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार नाल में संपन्न होता है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं पाचन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पाचक रसों की सहायता से भोजन की पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज, वसा के पाचन के लिए लाइपेज, प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और आप ध्यान देंगे न्यूक्लिक अम्ल के पाचन के लिए न्यूक्लियेज एंजाइम स्रावित होते हैं। तो इस प्रकार के एंजाइम स्रावित होंगे जो पाचन की क्रियाविधि को संपन्न करते हैं। अब उसके बाद में देखिए जो पाचन की क्रियाविधि होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से प्रारंभ होगी। तो आप ध्यान देंगे निम्न अंगों में पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। पहला हम ध्यान देंगे किसमें? पाचन मुख गुहा में पाचन। सबसे पहले जो पाचन है वो भोजन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? जैसे ही भोजन हम अंतःग्रहण करते हैं तो अंतःग्रहण से भोजन होगा उसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। और मुख गुहा होती है उसमें भोजन पाचन किसके द्वारा होगा? तो मुख गुहा में
मुख गुहा में जो है वो आपको जानना, एक तो लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रावण होगा और दूसरा आपको जानना भोजन को मुख में चबाया जाता है, बोलस के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि मुख गुहा होती है उसके अंदर भोजन होगा, उस भोजन को किस रूप में परिवर्तित किया जाएगा, बोलस के रूप में, और चबाने की क्रिया की जाती है और लार मिलाई जाती है। तो मुख गुहा में भोजन को चबाने एवं लार मिलाने की क्रिया, लार के द्वारा भोजन को चबाने एवं लार द्वारा चिकना बोलस के रूप में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। चिकना बोलस के रूप में परिवर्तित किया जाता है, बोलस में बदला जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो चिकना बोलस के रूप में बदला जाता है वो किसके द्वारा बदला जाता है। तो आप ध्यान देंगे मुख गुहा में भोजन को चबाने, मुख गुहा में भोजन को चबाने एवं आपको ध्यान रखना लार द्वारा चिकना बोलस में बदले जाने की क्रियाविधि संपन्न होती है। मुख गुहा में आप ध्यान देंगे तो कौन सी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो मुख गुहा में लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं और लार ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा लार का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होगा, तो मुख गुहा में लार ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिसके द्वारा लार का स्त्रावण होता है। लार होती है उसके अंदर क्या उपस्थित होती है, श्लेष्मा उपस्थित होती है और ये श्लेष्मा क्या कार्य करेगी, भोजन को चिकना एवं लचलचा बनाती है। भोजन को चिकना बनाएगी एवं कैसा बनाएगी, लचलचा बनाती है तथा चिकना एवं लचलचा बनाती हैं। साथ में मुख गुहा होगी उसमें लार को मिलाया जाता है जिससे भोजन होगा वो बोलस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तथा इसमें एंजाइम उपस्थित होता है। कौन सा एंजाइम, तो आपको ध्यान रखना है इसमें अमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है। कई बार एमिलेज भी लिख दिया जाता है पर एंजाइम कौन सा ध्यान रखना आपको, अमाइलेज एंजाइम उपस्थित होता है। इसी अमाइलेज एंजाइम को हम क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे भोजन के कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन प्रारंभ होता है और कार्बोहाइड्रेट का जो प्रकार है स्टार्च, उस स्टार्च का पाचन यहाँ पर होगा। तो स्टार्च का पाचन यहाँ पर होता है और स्टार्च एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो ये हमें पॉलीसैकेराइड ध्यान रखना स्टार्च, और स्टार्च होगा उस पॉलीसैकेराइड को कौन सा एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम। या अमाइलेज एंजाइम को ही हम क्या कहते हैं, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। तो ये टाइलिन एंजाइम जो पुराना नाम है इसे वर्तमान अमाइलेज एंजाइम कहते हैं और ये किस पीएच पर काम करेगा, 6.8 पीएच पर और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करेगा और जिसके फलस्वरूप जो स्टार्च है वो किसमें बदल जाएगा, माल्टोज के रूप में। और माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। तो इस प्रकार से ये सरलीकृत पदार्थों के रूप में परिवर्तित हो गया। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना मुख गुहा में क्या होगा, स्टार्च होगा, वो अमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये माल्टोज में परिवर्तित हो जाएगा और माल्टोज होगा वह डाइसैकेराइड के रूप में होता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए ये भोजन है वो किस रूप में परिवर्तित हो गया है, बोलस के रूप में। यानी मुख गुहा है, उस मुख गुहा में जीवा की सहायता से भोजन को घुमाया जाता है और लार को मिलाया जाता है जिसके फलस्वरूप ये भोजन बोलस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इस बोलस होता है उसको कर्मा कुंचन गति की सहायता से, कौन सी गति होगी, अब इसमें कर्मा कुंचन गति होगी यानी इसकी पेशियों में आहारनाल की, और उसमें पेशियों में कर्मा कुंचन गति होने से ये ग्रसनी से किसमें पहुंच जाएगा, ग्रसिका में। ग्रसनी से भोजन किसमें पहुंचेगा, ग्रसिका में, और ग्रसिका से भोजन है वो किसमें पहुंच जाएगा, आमाशय में पहुंच जाता है। तो ग्रसिका से भोजन किसमें पहुंच जाएगा, आमाशय में पहुंच जाएगा। देखो यहाँ ध्यान रखना है ग्रसनी और ग्रसिका होती है उसमें कोई पाचन नहीं होता है, कोई पाचक एंजाइम स्त्रावित नहीं होता है। तो अगला पाचन किसमें हो जाएगा, आमाशय में पाचन के बारे में। तो सेकंड हम देखेंगे पाचन किसमें हो जाएगा, आमाशय में पाचन। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लें। अब उसके बाद में हम सेकंड देखते हैं वह आमाशय में पाचन। तो पहला हमने देख लिया है किसमें पाचन संपन्न हो गया, तो पहला जो है वह संपन्न हो गया है वो किसमें हो गया, मुख गुहा में। अब सेकंड हम देखेंगे मुख गुहा में पाचन के बाद में सेकंड आमाशय में पाचन, मुख गुहा में पाचन। और उसके बाद में सेकंड हमें ध्यान रखना है कौन से भाग में पाचन, आमाशय में पाचन। देखो ध्यान दें आमाशय में जैसे ही भोजन पहुंचता है तो आमाशय में पहुंचने पर आप देखेंगे कि आमाशय की जो भित्तियां होती हैं, आमाशय की जो भित्ति होगी उस भित्ति की कोशिकाएं होती है उनके द्वारा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। तो आमाशय में आमाशय की भित्ति द्वारा
आमाशय की भित्ति द्वारा जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय की भित्ति होती है उसके म्यूकोसा भाग द्वारा भित्ति द्वारा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण किया जाएगा? जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। ध्यान दीजिए, जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। और जठर रस होता है यह विभिन्न प्रकार की पाचन की क्रियाविधि संपन्न करेगा। अब ध्यान दें, आमाशय के अंदर जो भित्ति होती है उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं हम देखेंगे। आमाशय की भित्ति में निम्न कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो पाचन क्रिया संपन्न करती हैं। आमाशय की भित्ति में निम्न कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, सेल्स उपस्थित होती हैं। तो निम्न कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उस बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्रकार की कोशिकाएं इसमें उपस्थित होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, जो कि पहले प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहेंगे? श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं। तो 3 प्रकार की कोशिकाएं हम देखेंगे इसमें। पहली कोशिकाएं कौन सी है? श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण करेंगी? यह श्लेष्मा का स्त्रावण करती हैं। तो श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। यह श्लेष्मा होता है, यह क्या कार्य करता है? तो भोजन को आपको ध्यान रखना है, लचलचा बनाता है। भोजन को आमाशय में लचलचा बनाता है। भोजन को लचलचा बनाता है, एक कार्य ध्यान रखना है। क्या करता है? भोजन को लचलचा बनाता है। तथा आमाशय में HCl स्त्रावित होता है ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से, और HCl से आमाशय की भित्ति की सुरक्षा करता है। तथा HCl से आमाशय की भित्ति की सुरक्षा करता है। HCl से आमाशय की भित्ति की सुरक्षा करती है। तो सुरक्षा करता है, ये हमें ध्यान रखना है। कौन करता है? श्लेष्मा। तो श्लेष्मा के 2 कार्य हो गए, जो कि किसके द्वारा स्त्रावित होता है? श्लेष्मा गिरवा कोशिकाओं के द्वारा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? श्लेष्मा गिरवा कोशिका। इन कोशिकाओं के द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण किया जाता है। यह श्लेष्मा आमाशय में भोजन को लचलचा बनाता है तथा यह श्लेष्मा HCl से आमाशय की भित्ति की सुरक्षा करता है। अत्यधिक अम्लता होने से आमाशय की भित्ति होती है वो नष्ट नहीं हो जाए, उससे बचाने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? इस श्लेष्मा के द्वारा किया जाता है। दूसरी कोशिकाएं ध्यान दें, ये एक पहली कोशिकाएं हैं। दूसरी कोशिकाएं इसमें आपको ध्यान रखनी है, वो होती हैं चीफ कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं या पेप्टिक कोशिकाएं। तो आप ध्यान देंगे, मुख्य कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? पेप्टिक कोशिकाएं भी कहते हैं, या इन पेप्टिक कोशिकाओं को जाइमोजन कोशिका भी कहते हैं। तो मुख्य कोशिका या चीफ कोशिका या पेप्टिक कोशिका या कौन सी कोशिका उपस्थित होती है? जाइमोजन कोशिका उपस्थित होती है। और ये जो पेप्टिक कोशिका या मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका होती हैं, इन कोशिकाओं के द्वारा प्रो एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। किसका स्त्रावण? प्रो एंजाइम, जो कि कौन होता है? पेप्सिनोजन। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्रावण किया जाता है। तो इनके द्वारा किसका स्त्रावण किया जाएगा? प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्रावण किया जाता है। यह पेप्सिनोजन होता है, यह पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, यह प्रो एंजाइम कौन सा उपस्थित है यहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है, यह प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एंजाइम उपस्थित है। और पेप्सिनोजन एंजाइम होगा वह HCl की उपस्थिति में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जो है वह किसमें बदल जाएगा? ये निष्क्रिय रूप है। कौन सा रूप है इसका? निष्क्रिय या अक्रिय रूप है। और इसको सक्रिय रूप में पेप्सिन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। और पेप्सिन है वो कौन सा रूप है? सक्रिय रूप है, इस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, यानी प्रोटीन का प्रारंभिक रूप से पाचन आमाशय में होगा। और प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस रूप में बदल देगा? प्रोटियोज के रूप में, या आपको ध्यान रखना है पॉलीपेप्टाइड के रूप में, प्रोटियोज, और पेप्टोन के रूप में, जो कि छोटी पॉलीपेप्टाइड है। ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, और छोटी पॉलीपेप्टाइड है उस रूप में बदल देता है। वैसे प्रोटीन भी क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड ही होता है। तो ये छोटी पॉलीपेप्टाइड के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब उसके बाद में देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों में एक और एंजाइम स्त्रावित होता है। बच्चों में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एंजाइम स्त्रावित होता है जिसे हम कहते हैं रेनिन एंजाइम। और रेनिन एंजाइम होगा वह दुग्ध प्रोटीन कैसीन का पाचन करता है। कैसीन प्रोटीन होता है वह किसके अंदर उपस्थित होता है? दुग्ध के अंदर उपस्थित होता है। दूध होता है उसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होता है, जो कौन सा प्रोटीन होता है? कैसीन प्रोटीन। उसका पाचन करने के लिए यहाँ पर कौन सा एंजाइम स्त्रावित होगा? रेनिन। ये रेनिन एंजाइम भी होता है वह HCl की उपस्थिति में प्रोरेनिन के रूप में स्त्रावित
होता है और HCl की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा, रेनिन के रूप में। और रेनिन होगा वह कैसीन को पैरा कैसीन के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो कि अघुलनशील होगा। और ये पैरा कैसीन होगा वह इस जो ट्रिपेप्सिन एंजाइम होता है उस पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटियोज, पेप्टॉन्स एवं पॉलीपेप्टाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह दूसरे प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि पाचन की क्रियाविधि को संपन्न करती हैं। अब तीसरे प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें हम ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहा जाता है। क्या कहेंगे, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, या जिसे हम भित्तीय कोशिकाएं भी कहते हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं को क्या नाम दिया जाता है, भित्तीय कोशिकाएं भी कहा जाता है। तो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, भित्तीय कोशिकाएं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा इन सेल्स के द्वारा इन कोशिकाओं द्वारा HCl का स्त्रावण होता है। इन कोशिकाओं के द्वारा किसका स्त्रावण किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किया जाता है। HCl का स्त्रावण किया जाता है। तो ये सेल्स होगी, यह सेल्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl का स्त्रावण करती हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl होता है, यह क्या कार्य करता है, तो ध्यान दीजिए HCl के कार्य में यह पहला कार्य, इसको ध्यान रखना, भोजन का माध्यम कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है। भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है। भोजन का माध्यम कैसा बनाएगा, अम्लीय बनाता है। तो ये HCl होगा वह भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है, एक कार्य। दूसरा कार्य ध्यान दीजिए, तो HCl होता है वह भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है तथा आप ध्यान देंगे प्रो एंजाइमों को सक्रिय करता है। प्रो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों को क्या करता है, जैसे प्रो एंजाइमों को सक्रिय करता है। हमने देखा है कि प्रो रेनिन एंजाइम होता है उसको रेनिन में बदलता है, या जहाँ पेप्सिनोजन एंजाइम होता है उसको पेप्सिन के रूप में। तो जो प्रो एंजाइम होते हैं उन प्रो एंजाइम को सक्रिय करता है वो कौन करता है, HCl करता है। तो ये HCl के कार्य हमें ध्यान रखना है। HCl होगा वह भोजन का माध्यम अम्लीय बनाता है, प्रो एंजाइमों को सक्रिय करने का कार्य करता है। तो ये दो मुख्य कार्य। तीसरा कार्य आप ध्यान रख सकते हैं, भोजन के साथ आए हुए सूक्ष्म जीव एवं बड़े कण होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो भोजन के बड़े अणु होंगे उनको छोटे अणुओं के रूप में गलाने का कार्य भी HCl करता है तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य भी HCl करता है। तो ये तीन प्रकार की कोशिकाएं आमाशय की भित्ति में हमें ध्यान रखनी है। श्लेष्मा गिरवा कोशिकाएं, मुख्य या पेप्टिक कोशिकाएं, और तीसरी ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या भित्तीय कोशिकाएं, ये हमें ध्यान रखना। श्लेष्मा कोशिका द्वारा श्लेष्मा का स्त्रावण, मुख्य या पेप्टिक कोशिका द्वारा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का स्त्रावण, तथा जो है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है उनके द्वारा आपको ध्यान रखना है HCl का स्त्रावण किया जाता है। इसके अतिरिक्त नेत्रकार का स्त्रावण किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये था आमाशय में पाचन के बारे में। अब उसके बाद में हम तीसरा देखेंगे, आमाशय के बाद में भोजन पहुंच जाता है वह किसमें पहुंच जाता है, छोटी आंत में। और छोटी आंत में पाचन, तीसरा हम ध्यान देंगे किसमें पाचन, छोटी आंत में पाचन का देखते हैं। और तीसरा किसमें पाचन, आंत्र में पाचन। तो ये आंत में पाचन होता है, उस बारे में बात करेंगे कि छोटी आंत में और बड़ी आंत में पाचन किस प्रकार से होता है। तो तीसरा पाचन है वो किसमें हो जाएगा, आंत में पाचन। देखो ध्यान दें कि भोजन होगा वो आमाशय के अंदर जो है वो आपको ध्यान रखना है, कर्मा कुंचन के माध्यम से आमाशय में भोजन को पीसा जाता है। आमाशय में पाचित भोजन होगा, उस आमाशय में पाचित भोजन को काइम कहते हैं। आमाशय में पाचित भोजन को काइम कहते हैं। आमाशय में पाचित भोजन को क्या कहेंगे हम, काइम कहा जाता है। तो आमाशय में भोजन को पाचित भोजन होगा उसे हम किस नाम से जाना जाता है, काइम के नाम से जाना जाता है। और आमाशय में जो पाचित भोजन होता है काइम, वह किसमें प्रवेश करेगा, आंत में प्रवेश करता है। और आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। आंत में भोजन प्रवेश करेगा काइम के रूप में, वह काइम के रूप में जो जठरा निर्गम अवरोधनी की सहायता से नियंत्रित होता है। और उसके बाद में इसमें पाचन होगा और ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। आंत में सर्वाधिक पाचन होगा, आपको ध्यान है छोटी आंत के 3 भाग होते हैं और छोटी आंत के 3 भाग होंगे, उसमें पहला भाग कौन सा होता है, ग्रहणी। ग्रहणी में सर्वाधिक पाचन होता है। तो सर्वाधिक पाचन होता है वह कहाँ पर होता है, ग्रहणी भाग में होता है। ग्रहणी भाग में 2 प्रकार की वाहिनी आकर के खुलती हैं, यकृत वाहिनी और दूसरी कौन सी, अग्नाशय वाहिनी। यकृत अग्नाशय वाहिनी दोनों मिल जाती हैं और उसे हम क्या कहते हैं, यकृत अग्नाशय वाहिनी आकर के खुलती है। और यकृत अग्नाशय वाहिनी आकर के खुलती है, उसके द्वारा पित्त रस एवं, आपको ध्यान रखना है, पित्त रस एवं अग्नाशय रस का
स्त्रावण किया जाता है। तो ये अग्नाशय रस और पित्त रस लेकर के और किस भाग में आकर के खुलती हैं, तो आप देखेंगे कि पित्त रस एवं अग्नाशय रस लेकर के और किस भाग में आकर खुलती हैं, ग्रहणी भाग में आकर खुलती हैं, जिसमें विभिन्न एंजाइम उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा निम्न प्रकार से पाचन क्रिया संपन्न की जाती है, जिनकी निम्न कार्य है। पहला हम देखेंगे किसके कार्य है, पित्त रस के क्या कार्य होते हैं। तो पित्त रस क्या कार्य करेगा, देखो ध्यान दें, पित्त रस होता है उसके अंदर कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। पित्त रस यकृत के द्वारा संश्लेषित किया जाता है और पित्ताशय से होते हुए किसमें आ जाएगा, तो ग्रहणी भाग में। और पित्त रस का कार्य होता है वो क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे पित्त रस में क्या क्या होते हैं, तो पित्त रस में पित्त लवण एवं पित्त वर्णक होते हैं। तो इसके अंदर क्या उपस्थित होंगे, पित्त वर्णक होते हैं एवं साथ में क्या उपस्थित होते हैं, पित्त लवण उपस्थित होते हैं। तो पित्त वर्णक एवं पित्त लवण पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, परंतु इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। पित्त लवण उपस्थित होते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, एंजाइमों का अभाव होता है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। तो एंजाइम कोई भी नहीं होता है, क्या उपस्थित होता है, पित्त लवण और पित्त वर्णक उपस्थित होते हैं। ये पित्त लवण होते हैं, ये वसा का पायसीकरण करते हैं। तो पित्त रस द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है। वसा का पायसीकरण किसे कहेंगे, तो वसा के बड़े अणु होते हैं, उस वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया होती है, उसे वसा का पायसीकरण कहते हैं। तो पित्त रस द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है, एक कार्य ध्यान रखना है। तीसरा कार्य आप ध्यान देंगे, पित्त रस होते हैं उनके द्वारा लाइपेज एंजाइम को सक्रिय किया जाता है। तो पित्त रस द्वारा लाइपेज एंजाइम को, पित्त रस द्वारा लाइपेज एंजाइम, और लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, उस लाइपेज एंजाइम को सक्रिय किया जाता है। तो इस प्रकार से लाइपेज एंजाइम होगा उसको सक्रिय किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पित्त रस के द्वारा किया जाता है। तो पित्त रस के आप 3 कार्य ध्यान रख सकते हैं। पित्त रस में पित्त वर्णक एवं पित्त लवण पाए जाते हैं, इसमें कोई एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। दूसरा कार्य, पित्त रस द्वारा वसा का पायसीकरण किया जाता है। तीसरा कार्य, पित्त रस द्वारा लाइपेज एंजाइम को सक्रिय किया जाता है। तो ये कार्य है वो किसके हैं, पित्त रस के हैं। अब उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना है कौन सा, अग्नाशय रस, यानी सेकंड है वो अग्नाशय रस के क्या क्या कार्य होते हैं। अग्नाशय रस होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसके निम्नलिखित कार्य होते हैं। अग्नाशय रस होता है वह अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जिनका कार्य निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें कौन सा पाचक एंजाइम उपस्थित होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो इसमें पाचक एंजाइम उपस्थित होता है वह उपस्थित होता है जो ट्रिप्सिनोजन के रूप में, ट्रिप्सिन उपस्थित होता है, और ट्रिप्सिन होता है वो किस रूप में उपस्थित होता है, ट्रिप्सिनोजन के रूप में उपस्थित होता है। और ट्रिप्सिनोजन होता है वो किस रूप में, निष्क्रिय रूप में उपस्थित होता है। यह ट्रिप्सिनोजन होगा वह आंत्र के द्वारा एक स्रावित एंजाइम होगा, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, और उस एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ट्रिप्सिन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ट्रिप्सिन होगा वो कैसा होता है, इसका सक्रिय रूप होता है, तो सक्रिय ट्रिप्सिन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे तो ये ट्रिप्सिन होगा जो अन्य एंजाइमों को सक्रिय करेगा। जैसे आप ध्यान देंगे काइमोट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिन, और काइमोट्रिप्सिन होता है वह भी आपको ध्यान रखना निष्क्रिय रूप में उपस्थित होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में उपस्थित होता है। और इसको कौन सक्रिय करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम सक्रिय करेगा, और ट्रिप्सिन एंजाइम क्या कर देगा, इसको काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है। तो इसको काइमोट्रिप्सिन के रूप में परिवर्तित कर देता है। वह कौन सा एंजाइम करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम करेगा। अब ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दोनों एंजाइम हैं, ये प्रोटीन का पाचन करेंगे, यानी प्रोटीन होगा उसका पाचन करते हैं, प्रोटियोज के रूप में या पेप्टोन्स के रूप में उपस्थित है, उस प्रोटीन का पाचन करेंगे। वह कौन से एंजाइम करते हैं, तो आप ध्यान देंगे ट्रिप्सिन एंजाइम एवं आपको ध्यान रखना है ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम ध्यान रखना है, ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन एंजाइम। यह दोनों एंजाइम होंगे वो प्रोटीन को किस रूप में बदल देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रोटियोज या पेप्टोन्स या प्रोटीन होता है उसको
पॉलीपेप्टाइड के रूप में एवं डाईपेप्टाइड के रूप में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड छोटी पॉलीपेप्टाइड के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस पॉलीपेप्टाइड होती है, उस पॉलीपेप्टाइड को आप ध्यान देंगे तो एक एंजाइम और यहाँ पर स्रावित होता है जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम ध्यान रखना आपको? कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम। और कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम होता है, यह एंजाइम पॉलीपेप्टाइड होता है, उस पॉलीपेप्टाइड को डाईपेप्टाइड के रूप में परिवर्तित कर देता है। किस रूप में परिवर्तित कर देगा? डाईपेप्टाइड के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटीन का पाचन होगा। इसके अतिरिक्त अग्नाशय रस होता है, उसके अंदर शर्करा स्टार्च का पाचन करने से संबंधित एंजाइम उपस्थित होता है अग्नाशय रस में। और स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेकेराइड होता है और उसके पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? अमाइलेज एंजाइम। तो अमाइलेज एंजाइम स्रावित होगा और यह अमाइलेज एंजाइम होता है स्टार्च को माल्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो स्टार्च होगा वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अग्नाशय रस में तीसरा जो एंजाइम हमें ध्यान रखना, अमाइलेज। अब उसके बाद में देखिए अमाइलेज एंजाइम के अतिरिक्त इसमें वसा का पाचन करने के लिए वसा होती है, वो आपको पता होगा किस रूप में उपस्थित होती है? ट्राइग्लिसराइड के रूप में उपस्थित होती हैं। और ट्राइग्लिसराइड के रूप में वसा उपस्थित होती है, उस वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए? लाइपेज एंजाइम। और ये लाइपेज एंजाइम होगा वसा को वसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड में बदल देता है। वसीय अम्ल एवं किस रूप में बदलता है? मोनोग्लिसराइड के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से वसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसराइड या ग्लिसराइड के रूप में परिवर्तित कर देता है, वह कौन सा एंजाइम करेगा? लाइपेज एंजाइम। अब उसके अतिरिक्त आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कौन सा, तो आपको ध्यान रखना न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित होता है। और न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके पाचन के लिए एंजाइम चाहिए न्यूक्लियेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिएगा? न्यूक्लियेज एंजाइम। और ये न्यूक्लियेज एंजाइम होगा वह न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करेगा और इसको किस में बदल देगा? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, तो ये किस रूप में परिवर्तित कर देगा? न्यूक्लियोटाइड के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो यह क्रियाविधि है वो किसके द्वारा संपन्न हो जाएगी? अग्नाशय रस के द्वारा संपन्न हो जाएगी। यानी अग्नाशय रस होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसके कार्य निम्नलिखित होते हैं। उसके कार्य आपको सारे इस प्रकार से लिखने, ए बी, उसके बाद में सी डी ई और एफ, उसके बाद में ये जी। इस प्रकार से ये रिएक्शन लेकर के आप अग्नाशय रस के कार्य लिख सकते हैं। अब उसके बाद में अग्नाशय रस के द्वारा स्रावित होने के बाद में ग्रहणी से भोजन होगा वह अग्र शुद्रांत्र एवं शुद्रांत्र में प्रवेश करेगा। किसमें प्रवेश करेगा? अग्र शुद्रांत्र एवं शुद्रांत्र में प्रवेश करता है। और अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र में जो भोजन प्रवेश करेगा वहां पर भोजन का पाचन एवं अवशोषण दोनों होते हैं। यहाँ तक ग्रहणी तक तो भोजन का पाचन हो रहा था और सर्वाधिक पाचन किस भाग में होता है? ग्रहणी भाग में संपन्न हो जाता है। अब उसके बाद में भोजन किस में जाएगा? अग्र शुद्रांत्र या जिसे हम जेजुनम कहते हैं और शुद्रांत्र जिसे हम इलियम कहते हैं उनमें प्रवेश करेगा। जहां पर भोजन है उसका क्या कर लिया जाएगा? तो आपको देखना पाचन, और पाचन के बाद में उसी भाग में अवशोषण कर लिया जाता है। तो ये हमें अगला ध्यान रखना है, वह कौन सा भाग ध्यान रखना है? ग्रहणी में के बाद में अग्र शुद्रांत्र एवं शुद्रांत्र में। तो नेक्स्ट अगला लिखेंगे आप शुद्रांत्र एवं अग्र शुद्रांत्र में। अग्र शुद्रांत्र एवं शुद्रांत्र में, अग्र शुद्रांत्र एवं शुद्रांत्र में भोजन का सर्वाधिक पाचन, भोजन का पाचन एवं अवशोषण होता है। भोजन का पाचन एवं क्या होगा? अवशोषण होता है। और भोजन का पाचन एवं क्या होता है? अवशोषण होता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे शुद्रांत्र एवं अग्र शुद्रांत्र की भित्तियाँ होती है, उनकी आंतरिक कोशिकाएं होती है, उनके द्वारा रस का स्त्रण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक रस कहा जाता है। और ये आंतरिक रस होता है, उसके आंतरिक रस होगा उसके द्वारा आपको ध्यान रखना है कि आंतरिक रस होगा उसके द्वारा विभिन्न एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है और ये एंजाइम होते हैं वह भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। तो यहाँ पर भोजन का क्या हो जाएगा? पूर्ण पाचन हो जाता है। पाचन की क्रियाविधि कंप्लीट हो जाती है, वह किसमें हो जाती है? शुद्रांत्र में हो जाती है। तो शुद्रांत्र, अग्र शुद्रांत्र एवं शुद्रांत्र में भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है। और यहाँ पर जो आंतरिक कोशिकाएं होती है उनके द्वारा आंतररस का स्त्रावण होता है और आंतररस होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसके कार्य निम्न है। पहला आप ध्यान देंगे यहाँ पर
जो भोजन है वह किस रूप में उपस्थित है, माल्टोज के रूप में, और माल्टोज के रूप में है तो उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा, माल्टेज एंजाइम। और माल्टेज एंजाइम होता है यह माल्टोज को किस रूप में परिवर्तित करेगा, डाइसैकेराइड है, और इसको किस रूप में बदल देगा, ग्लूकोज के रूप में बदल देगा। देखो डाइसैकेराइड है, दो ग्लूकोज की इकाइयां जुड़ करके और किसका निर्माण करती है, तो आपको देखना माल्टोज का निर्माण करती है। तो पहला ये हो गया माल्टेज एंजाइम। इसी प्रकार से जो शर्करा है वो सुक्रोज है, और सुक्रोज शर्करा होती है, उस सुक्रोज शर्करा के पाचन के लिए एंजाइम चाहिएगा सुक्रेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम उपस्थित होगा, सुक्रेज एंजाइम। और ये सुक्रेज एंजाइम होगा वह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदल देगा, क्योंकि ये दो इकाइयों से बनकर होता है। ग्लूकोज एवं कौन सी इकाई, फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर सुक्रोज के अतिरिक्त लैक्टोज भी उपस्थित होता है। कौन सा शर्करा उपस्थित होती है, लैक्टोज। और लैक्टोज शर्करा होती है, उसके पाचन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा, लैक्टेज एंजाइम। और लैक्टेज एंजाइम होगा, उसकी सहायता से लैक्टोज होगा वो ग्लूकोज एवं किसमें बदल जाएगा, ग्लैक्टोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज के रूप में परिवर्तित, जो कि मोनोसैकेराइड है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इस प्रकार से पाचन हो जाता है। तो ये माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये शर्करा है। और इस शर्करा का पाचन होता है वह कहाँ पर हो जाता है, तो अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र भाग में इस प्रकार से शर्करा का पाचन कंप्लीट हो जाता है। अब शर्करा के बाद में अगला भाग कौन सा उपस्थित होता है, इसमें प्रोटीन उपस्थित होते हैं, और प्रोटीन उपस्थित होते हैं उनमें, और वसा उपस्थित होती है। तो वसा होगी, उसका पाचन तो कौन सा एंजाइम करता है, वसा का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, लाइपेज एंजाइम। और लाइपेज एंजाइम होगा वसा को वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो वसीय अम्ल एवं मोनोग्लिसरॉल के रूप में परिवर्तित कर देता है, तो ग्लिसरॉल बदल जाता है। इस प्रकार से अब प्रोटीन भाग है, और प्रोटीन है वो किस रूप में उपस्थित है, डाईपेप्टाइड के रूप में उपस्थित है। और डाईपेप्टाइड के रूप में उपस्थित जो प्रोटीन है उसके लिए कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, डाईपेप्टाइडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम उपस्थित होगा, डाईपेप्टाइडेज एंजाइम। और ये किस रूप में बदल देगा, इनको एमिनो अम्लों के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो अंतिम रूप से किसमें बदल जाएगा, एमिनो अम्लों के रूप में बदल जाता है डाईपेप्टाइड। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या उपस्थित है, न्यूक्लिक अम्ल उपस्थित है। और न्यूक्लिक अम्ल होता है, उस न्यूक्लिक अम्ल का जो है वो आपको देखना कौन सा एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियेज एंजाइम। ध्यान दीजिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, न्यूक्लियेज एंजाइम। और ये न्यूक्लियेज एंजाइम होगा, ये न्यूक्लियेज एंजाइम न्यूक्लिक अम्ल को किसमें बदल देगा, तो आपको देखते हैं ये न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। किसमें बदल देगा, न्यूक्लियोटाइड में बदल देगा। किसमें बदलेगा, न्यूक्लियोटाइड में। और न्यूक्लियोटाइड को फास्फेटेज एवं, आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियोटाइड को फास्फेटेज एवं न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम, न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम। और न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम होगा, यह एंजाइम इस न्यूक्लियोटाइड को किसमें बदल देगा, न्यूक्लियोसाइड में बदल देगा। किसमें बदल देगा, न्यूक्लियोसाइड में बदल देगा। और न्यूक्लियोसाइड होता है उसके साथ में आपको देखना है यहाँ से फॉस्फेट समूह बाहर की ओर मुक्त हो जाता है। फॉस्फेट समूह क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और न्यूक्लियोसाइड होगा वह न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में इसमें दो पदार्थ मिलकर बने होते हैं, एक तो होते हैं नाइट्रोजनी सार, तो नाइट्रोजनी सार के रूप में बदल जाएगा। और नाइट्रोजनी सार के अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है इसमें शर्करा होती है, वो कौन सी होती है, राइबोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, उस शर्करा के रूप में टूट जाता है। तो यह क्रियाविधि संपन्न हो जाती है न्यूक्लिक अम्ल का पाचन। तो इस प्रकार से जो शुद्रांत्र भाग होता है उस शुद्रांत्र भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। और सारे पदार्थ किस रूप में बदल गए, सरल पदार्थों के रूप में, इनका और आगे अब जल अपघटन नहीं होगा। तो इस प्रकार से इस रूप में इन पदार्थों का क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। तो छोटी आंत्र में अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण के बाद में यानी छोटी आंत में भोजन का क्या कर लिया जाएगा, इन सभी पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। और छोटी आंत में अवशोषण करने के बाद में इस भोजन के भाग है, इस भोजन के पदार्थ है, उन पदार्थों को बड़ी आंत्र में डाल दिया जाता है। यानी पाचित भोजनों का उसका अवशोषण कर लिया जाएगा, शेष अपाचित भोजन होता है, अपाचित भोजन होगा और उसको किस में डाल दिया जाता है, तो बड़ी आंत्र में। बड़ी आंत्र में पहुंचने के बाद में बड़ी आंत्र में क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे बड़ी आंत्र में जल एवं आपको ध्यान रखना है खनिज लवणों का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होगा,
जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और जल एवं खनिज लवणों का जो अवशोषण होगा, उस अवशोषण के बाद में इस बड़ी आंत्र होती है, इससे भोजन को मलाशय में डाल दिया जाता है, जहाँ पर ये ठोस विष्ठा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठोस मल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और ये ठोस मल होता है, उस मल को एक तंत्रिकीय प्रेरणा के माध्यम से बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विक्षेपण कहते हैं। तो यह था पाचन की क्रियाविधि, मनुष्य में किस प्रकार से पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है।